चुनावी जीत के पीछे क्या होता है? क्या सिर्फ जोशीले भाषण और बड़ी-बड़ी रैलियां? शायद नहीं। असल में हर चुनाव अभियान के दिल में एकदम सटीक गणित छिपा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, चुनाव जीतना आखिर है क्या? एक कला या फिर एक विज्ञान? हम सब अक्सर इसे नेताओं के करिश्मे और उनके भाषणों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ये उससे कहीं ज्यादा एक सोचा समझा विज्ञान है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, किसी भी चुनावी अभियान का जो सबसे पहला काम होता है वो है एक जादुई आंकड़ा खोजना। जी हाँ, एक ऐसा नंबर जो हार और जीत के बीच की एक साफ लकीर खींच देता है। और ये आंकड़ा आता कहाँ से है? एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे जरूरी फॉर्मूले से। जितने भी कुल वोटर्स हैं उनकी संख्या को 2 से भाग दें और उसमें बस 1 जोड़ दें। बस यही है जीत का नंबर। एक सीधा सा गणित जो कभी फेल नहीं होता। अच्छा, इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि एक चुनाव क्षेत्र में कुल 10,000 वोटर हैं। ये एक आसान सा नंबर है, इससे पूरा हिसाब किताब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर हमारे 10,000 वोटरों वाले उदाहरण में वो जादुई आंकड़ा क्या होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल 5,001। यही वो लक्ष्य है, वो टारगेट है जिसे पाने के लिए पूरा का पूरा अभियान डिजाइन किया जाएगा। अब जाहिर है कोई भी अभियान इन सभी 10,000 वोटरों के पास एक ही मैसेज या एक ही रणनीति लेकर तो नहीं जा सकता। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इन वोटरों को समझना और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। और अभियान प्रबंधक मतलब जो कैंपेन मैनेजर्स होते हैं वो वोटरों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखते हैं। पहले होते हैं एस यानी सपोर्टर्स, ये आपके पक्के वोटर हैं। दूसरे होते हैं ओ यानी ओपोनेंट्स, ये वो लोग हैं जो आपको कभी वोट नहीं देंगे। और तीसरे सबसे जरूरी यू यानी अनडिसाइडेड, वो वोटर जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किधर जाना है। चलिए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि इन 10,000 में से 3,000 आपके समर्थक हैं, 4,000 विरोधी हैं और 3,000 अनिर्णित हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि चुनाव का नतीजा न तो आपके समर्थकों पर टिका है न ही विरोधियों पर। सारा खेल इन्हीं 3,000 अनडिसाइडेड वोटर्स का है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? एक स्मार्ट अभियान कभी भी अपने कीमती संसाधन उन लोगों पर बर्बाद नहीं करता जो या तो पहले से ही आपके साथ हैं या जो आपके कट्टर विरोधी हैं। नहीं, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ उन अनिर्णित वोटरों पर लगाई जाती है। अच्छा, अब अपने इस काल्पनिक अभियान की असली स्थिति को देखते हैं। और यहाँ शुरुआती गणित सच कहें तो हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब आता है असली चैलेंज। एक बार फिर याद कर लेते हैं, हमें जीतने के लिए वोट कितने चाहिए? 5,008, ये हमारा टारगेट है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे पास 3,000 पक्के समर्थक तो हैं ही। अब मान लीजिए हमारी जो मौजूदा रणनीति है उसके हिसाब से हम उन 3,000 अनडिसाइडेड वोटरों में से 60% को अपनी तरफ खींच सकते हैं, मतलब 1,800 वोट और। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हुए? 4,800 वोट। मतलब बिल्कुल साफ है, हम 201 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार रहे हैं। तो अब चुनौती एकदम सामने है, इस गैप को, इस अंतर को कैसे भरा जाए? और बस यहीं पर प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का विज्ञान काम आता है। देखिए, अभियान को पूरे के पूरे मतदाता समूह को बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस उन अनडिसाइडेड वोटरों को अपनी तरफ खींचने की संभावना को थोड़ा सा बेहतर करना है। अब इस जादू को देखिए, अगर अभियान अपनी रणनीति में सुधार करता है और उन अनडिसाइडेड वोटरों को अपनी तरफ खींचने की संभावना 60% से बढ़ाकर सिर्फ 70% कर लेता है, सिर्फ 10% ज्यादा, तो क्या होता है? उन्हें 1,800 की जगह 2,100 वोट मिलते हैं और कुल वोट हो जाते हैं 5,100, जो एक पक्की हार को एक आरामदायक जीत में बदल देता है। हाँ, लेकिन ये सब कागज पर कहना बहुत आसान लगता है। असल दुनिया में चुनाव अभियानों के सामने कुछ और भी बड़ी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि पैसा और समय दोनों की कमी। मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य बाधाएं हैं। पहली, बजट हमेशा लिमिटेड होता है। दूसरी, कुछ खास इलाके होते हैं जिन्हें स्विंग एरिया कहते हैं, जहां जीत हार का फासला बहुत कम होता है और असल में चुनाव यहीं तय होते हैं। और तीसरी, सर्वे के जो नतीजे आते हैं उनमें हमेशा थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश, जिसे मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, वो रहती ही है।
अब सोचिए, जब पैसा लिमिटेड है तो हर एक वोटर तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए कैंपेन क्या करते हैं, वो डेटा का इस्तेमाल करके उन खास वोटरों या उन खास इलाकों को चुनते हैं जहां उनके मैसेज का सबसे ज्यादा असर होने की उम्मीद हो। इसी को कहते हैं स्मार्ट टारगेटिंग। और सर्वे का क्या? मान लीजिए कोई सर्वे दिखा रहा है कि आपको 49% वोट मिल रहे हैं और उसमें 2% की गलती की गुंजाइश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका असली वोट शेयर 47% से लेकर 51% के बीच कहीं भी हो सकता है। तो जो आपको कागज पर हार दिख रही है, वो असल में जीत भी हो सकती है। और ये अनिश्चितता, ये भी रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आजकल के चुनाव अभियान चलाने वालों के टूलकिट में कौन-कौन से बड़े वैज्ञानिक औजार होते हैं। आज के कैंपेन मूलतः 3 मजबूत स्तंभों पर टिके हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, ये अनुमान लगाने के लिए कि वोटर क्या करने वाला है। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी, वोटरों के बड़े बड़े ग्रुप्स को समझने के लिए। और तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, यानी ये पता लगाना कि अपने सीमित संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक मॉडर्न इलेक्शन सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई भर नहीं है, बल्कि ये गणित और रणनीति का एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प संगम है। तो अगली बार जब टीवी पर कोई चुनावी विज्ञापन दिखे या कोई कार्यकर्ता दरवाजे पर आए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या ये संदेश सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए है या फिर ये उस बड़े गणितीय समीकरण का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए डिजाइन किया गया है।